मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख पर नियंत्रण किस प्रकार से करता है कि जब अर्थव्यवस्था या देश में ज़रूरत से ज़्यादा साख का निर्गमन हो जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस साख पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो कौन सी तकनीकें हैं जिसके द्वारा वो साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सर्वप्रथम इसकी भूमिका पे प्रकाश डालता हूं। साख का नियमन एवं नियंत्रण केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनेक विद्वानों ने इसे केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य भी बताया है। वास्तव में केंद्रीय बैंक का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक की सफलता व असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह साख नियंत्रण के कार्य को कितनी कुशलता से संपन्न कर पाता है। व्यापारिक बैंक अपनी नकद जमाओं के आधार पर साख सृजन करती है। साख अप्रत्यक्ष मुद्रा होती है। साख सृजन के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इससे मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं एवं स्फीति जनित प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक के आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए साख सृजन पर नियंत्रण करता है। यदि वह अपनी कार्यवाहियों द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने में सफल रहता है तो ये कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अतः केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य मुद्रा एवं साख की मात्रा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक का संपूर्ण व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण होता है, अतः वह साख नियंत्रण का कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। तो प्रस्तावना और भूमिका में यह स्पष्ट हुआ कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वही साख पर नियंत्रण स्थापित करता है। साख नियंत्रण के उद्देश्य। साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। साख नियंत्रण व्यापार चक्रों पर रोक लगाता है तथा मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन के अधिकार के प्रभावों को नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण के उद्देश्य में पहला पॉइंट है मूल्य स्थायित्व। साख नियंत्रण का पहला उद्देश्य है कि मूल्य में स्थायित्व हो, कि मूल्य में ज़्यादा उच्चावचन न हो। दूसरा, विनिमय दर में स्थिरता लाना, कि जो विदेशी विनिमय दर हैं इनमें भारी उच्चावचन नहीं हो। थर्ड है आय व रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखना। देश में आय व रोजगार के स्तर को उच्च बनाए रखना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। फोर्थ है आर्थिक नियोजन की सफलता। आर्थिक नियोजन, भारत आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास करता है। हम पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास करते हैं। तो आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग, की पंचवर्षीय योजनाओं का इस प्रकार से निर्माण किया जाए, इस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन नियमन किया जाए कि देश आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ता रहे। पांचवा है ऋण प्रबंधन। ऋण प्रबंधन की जो व्यवस्था, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है ऋणों के बराबर बिना नहीं चल सकती। हर देश को ऋण लेना पड़ता है, इसलिए ऋण का जो प्रबंधन है वो कुशल तरीके से हो, इसलिए साख नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है
देश की रक्षा के लिए भी साख नियंत्रण की आवश्यकता होती है। साख नियंत्रण के द्वारा देश की आर्थिक नीतियों के द्वारा देश की आम जनता की बचतों या आम जनता के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है। साख नियंत्रण की विधियां। देश का केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साख नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाता है। साख नियंत्रण के तरीकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है परिमाणात्मक रीतियां। इसमें इन रीतियों को सम्मिलित किया जाता है जो साख की मात्रा व लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। कि जिन रीतियों के द्वारा साख की मात्रा व लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है उन विधियों को परिमाणात्मक विधियां कहते हैं या साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां कहते हैं। दूसरा गुणात्मक विधियां। इसमें उन रीतियों को सम्मिलित किया जाता है जो साख के प्रयोग व व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। सर्वप्रथम हम परिमाणात्मक विधियों पर प्रकाश डालते हैं। परिमाणात्मक विधियों में सबसे पहला है बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर वो होती है जो जितने भी देश में या अर्थव्यवस्था में या देश में जितने बैंक कार्यरत हैं उस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको फंड्स, कोष, ऋण या सभी कोष उनको उपलब्ध करवाता है। तो बैंक दर अगर बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो साख में प्रसार होता है और बैंक दर में जैसे जैसे बैंक दर कम होती जाएगी तो साख का प्रसार होगा और बैंक दर बढ़ा दी जाएगी तो साख पर नियंत्रण होगा। तो बैंक दर में वृद्धि करके साख पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी ओपन मार्केट सिस्टम के द्वारा भी साख पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नगद कोषानुपातों में परिवर्तन। नगद कोषानुपात जिसको CRR कहते हैं। नगद कोष अनुपात जब हम धन बैंक में जमाओं के रूप में जमा कराते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक CRR एक नगद कोष अनुपात तय करता है कि बैंक इतना प्रतिशत तो अपना नगद धन इस बैंक में रखेगा, इसका ऋण आवंटित नहीं किया जाएगा। तो नगद कोषानुपातों में अगर वृद्धि की जाएगी तो साख का सृजन कम होगा और साख पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। जैसे बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो बैंक दर बढ़ेगी तो साख पर नियंत्रण होता है। वैसे ही नगद कोष अनुपात में अगर परिवर्तन नगद कोष अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो साख पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। फोर्थ है तरल कोष अनुपात में परिवर्तन के द्वारा भी साख में नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुणात्मक विधियां में चयनित साख नियंत्रण। फर्स्ट है चयनित साख नियंत्रण। दूसरा है विभिन्न ब्याज तथा कटौती दरें। थर्ड है अंतर निर्धारण। फोर्थ है आयात पूर्ण जमा की व्यवस्था। पांचवा है ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण। छठा है ऋणों की स्वीकृति एवं जांच। सातवां है उपभोक्ता साख नियंत्रण। आठवां है दंडित ब्याज दर। नौवां है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये गुणात्मक विधियां हैं। गुणात्मक विधियों के द्वारा इस प्रकार से साख पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों या रीतियों का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि साख नियंत्रण की कोई भी रीति अपने आप में पूर्ण नहीं है। केंद्रीय बैंक को विभिन्न
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों में समन्वय स्थापित करना होता है और देश की परिस्थितियों के अनुसार एक से अधिक रीतियों को एक साथ अपनाना होता है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से साख नियंत्रण करता है। धन्यवाद।